नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त हम बात करेंगे युद्ध की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच बड़ी खबर अमेरिका से आई है। खबर यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल देने से साफ इनकार कर दिया है। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका लगातार यूक्रेन को रूस के खिलाफ मदद कर रहा है, लेकिन इस दफे अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने से मना किया है। क्या है अमेरिका के इस फैसले की वजह, हम आपको डिटेल रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पुतिन के दबाव में झुक गए बाइडेन। यूक्रेन को अमेरिका नहीं देगा लंबी दूरी की मिसाइल। क्या रूस के आगे बैकफुट पर आया अमेरिका? जो अमेरिका इस जंग में लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा था, जो अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा था, जो अमेरिका लगातार यूक्रेन में रूस की हरकतों पर नजर रख रहा था, जो अमेरिका अब तक यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, अब उसी अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल देने से साफ इनकार कर दिया है। खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ये बात कबूल की है कि वो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम नहीं भेजने वाले हैं। We're not going to send to Ukraine rocket systems that can strike into Russia. भेजी जाएगी M31 GMLRS सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल है। ये मिसाइलें 64 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। यानी अमेरिका ये नहीं चाहता कि उसका एक भी गलत कदम इस जंग के रुख को बदल दे, क्योंकि पुतिन की सेना इस वक्त बेहद आक्रामक जंग लड़ रही है। फिर चाहे वो जंग हथियारों के बल पर लड़ी जा रही हो या फिर जुबानी ही क्यों न। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का असर सिर्फ इन्हीं दो देशों पर नहीं हो रहा, बल्कि सहयोगी देशों को भी इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ रहा है। खबर तो यह है कि रमजान कादिरफ के देश रिपब्लिक ऑफ चेचन्या से आई है, जहां स्थानीय लोग इस खौफ से देश को छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका है, उनके मन में इस बात का खौफ है कि कहीं उनके जबरन जंग में आग में न झोंक दी जाए उन्हें। रिपब्लिक ऑफ चेचेनिया, जहां लोग डरे हुए हैं। रिपब्लिक ऑफ चेचेनिया, जहां लोगों को मौत का डर सता रहा है। रिपब्लिक ऑफ चेचेनिया, जहां लोग देश छोड़ने को मजबूर हैं। रिपब्लिक ऑफ चेचेनिया, जहां हर घड़ी जिंदगी दांव पर लगी है। पुतिन के इशारे पर जिस रमजान कादिरफ ने यूक्रेन में बर्बरता की कहानी लिखी, अब उसी चेचन कमांडर के खिलाफ उनके अपने ही देश में विरोध की आवाज बुलंद होने लगी है। दावा किया जा रहा है कि रिपब्लिक ऑफ चेचन्या के लोग इस बात से डरकर दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं कि कहीं उन्हें भी जंग की आग में न झोंक दिया जाए। रिपब्लिक ऑफ चेचन्या में मौत का ये डर इस कदर लोगों में घर कर गया है कि लोग किसी भी कीमत पर अपने देश को छोड़ना चाहते हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि यूक्रेन में रूस ने जिस स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उससे रिपब्लिक ऑफ चेचन्या के आम लोग नाखुश हैं। दरअसल यूक्रेन में चल रही जंग में भले ही रूसी सेना भारी पड़ रही है, लेकिन इस जंग में रूस को न सिर्फ आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि रूस की सेना को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ा है। खबरों के मुताबिक
इसी नुकसान की भरपाई के लिए चेचन कमांडर और पुतिन के बेहद करीबी रमजान कादिरोव ने अपने देश के लोगों का जंग में जबरन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आरोप है कि रमजान कादिरोव के लड़ाके रिपब्लिक ऑफ चेचेनिया के लोगों का न सिर्फ अपहरण कर रहे हैं, बल्कि उन्हें जबरन सेना में भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि कादिरोव अपने ही देश के लोगों को बिना उनकी मर्जी के जंग में उतारना चाहते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लगातार बढ़ती जंग की वजह से सैकड़ों चेचन लड़ाकों की मौत हो चुकी है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि अब कादिरोव के इशारे पर लड़ने वाले लोगों की संख्या में बड़ी कमी आ गई है और इसीलिए रमजान कादिरोव रिपब्लिक ऑफ चेचेनिया के लोगों को जबरन जंग में शामिल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि चेचेनिया के लोगों को पहले अगवा किया जाता है और फिर उन्हें जबरन यूक्रेन के साथ चल रही भीषण जंग में लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। यही नहीं, आरोप ये भी है कि यूक्रेन जाकर जंग लड़ने से इनकार करने वाले लोगों को आपराधिक मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इसके साथ ही उनसे कागजों पर दस्तखत भी लिए जा रहे हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि वो अपनी मर्जी से लड़ाई लड़ रहे हैं। यही वजह है कि रिपब्लिक ऑफ चेचेनिया के लोग अब देश में नहीं रहना चाहते। उधर यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के अब तक 30,000 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया है। रूसी सेना को हो रहे इसी नुकसान ने रिपब्लिक ऑफ चेचेनिया के लोगों की चिंता को भी बढ़ा दिया है। लोगों को आशंका है कि अगर उन्हें भी जंग में शामिल किया गया तो शायद वो अपने घरों को जिंदा वापस नहीं लौट सकेंगे। यानी रमजान कादिरोव के अपने ही देश के लोग बेमौत मरना नहीं चाहते और इसीलिए अब रिपब्लिक ऑफ चेचेनिया के लोग दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। रूस के रॉकेट हमले से खार्किव में भारी तबाही मच चुकी है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के इस दूसरे सबसे बड़े शहर पर ज़ेलेंस्की के दौरे के कुछ देर बाद ही हमला किया, जिससे खार्किव के कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि रॉकेट हमले से एक घर में भीषण आग की स्थिति है। उसकी लपटें तेजी से ऊपर उठती हुई नजर आई, जबकि धुएं का गुब्बार आसपास फैलता हुआ दिखाई दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद वहां दमकल के कर्मचारी पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन उस घर के आसपास इतना धुआं फैल चुका था कि उन्हें आग बुझाने में काफी परेशानियां उठानी पड़ी। इसी तरह कुछ दमकल कर्मी सीढ़ियों के रास्ते ऊपर घर पहुंचकर आग बुझाते नजर आए। इसी तरह वहां की कुछ और इमारतें भी रूसी सेना का निशाना बनी। अभी तक की जंग में यूक्रेन को पश्चिमी देशों के अलावा यूरोप के तमाम देश लगातार मदद कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की दुश्वारियों की इस घड़ी में जर्मनी की भूमिका एक बार फिर संदिग्ध हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जर्मनी पर ये आरोप लग रहे हैं कि उसने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई वाले वादे को तोड़ दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या जर्मनी रूस के दबाव में ऐसा कर रहा है या फिर जर्मनी कोई अलग ही खेल खेल रहा है। सब कुछ इस रिपोर्ट में। क्या जर्मनी ने तोड़ दिया यूक्रेन की मदद का वादा? क्या रूस के दबाव में आ गया है जर्मनी? जंग में आखिर किसके साथ है जर्मनी? ये जंग भले ही दो देशों के बीच लड़ी जा रही है, लेकिन इस जंग के कई किरदार हैं। ऐसा ही एक किरदार है जर्मनी, वो जर्मनी जो इस वक्त एक साथ कई सवालों से घिरा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों यूक्रेन में चल रही जंग को लेकर जर्मनी अपने वादे से मुकर गया है? क्यों जर्मनी यूक्रेन को हथियारों के सप्लाई से इनकार कर रहा है? क्यों
जर्मनी यूक्रेन की मदद के नाम पर महज छलावा कर रहा है। जर्मनी के नेशनल आउटलेट वेल्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से लेकर मार्च तक महज 2 बार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की गई है, जबकि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज टैंक और दूसरे हथियारों के सप्लाई के लिए फिलहाल मना कर चुके हैं। जर्मनी में यूक्रेन के राजदूत एंड्रेस मेलिंग का आरोप है कि जर्मनी की तरफ से भारी हथियारों की सप्लाई अभी तक नहीं की गई है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के राजदूत का यह भी आरोप है कि जर्मनी की तरफ से 100 टैंक भी नहीं भेजे जा सके हैं। दरअसल जंग की शुरुआत से ही जर्मनी का रुख उलझनों भरा रहा है। जर्मनी को ये समझ नहीं आ रहा कि वो यूक्रेन का साथ दे या फिर उस रूस का जिसके साथ उसके ताल्लुकात वर्षों पुराने रहे हैं। ये सब कुछ तब है जब जर्मनी का फेडरल पार्लियामेंट यूक्रेन को हथियारों के सप्लाई के पक्ष में वोटिंग कर चुका है। मुख्य धारा से जुड़े ज्यादातर बड़े जर्मन राजनेता भी यूक्रेन को हथियारों के सप्लाई का समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चांसलर के अपने सोशल डेमोक्रेट, उनके सहयोगी और विरोधी भी यूक्रेन को हथियारों के सप्लाई का समर्थन कर रहे हैं। बावजूद इसके बीते 9 हफ्तों से युद्धग्रस्त यूक्रेन को हथियारों की कोई मदद नहीं की गई है। दरअसल जंग की शुरुआत में ही जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को समर्थन का दावा किया गया था। इतना ही नहीं, जर्मनी की तरफ से 1000 एंटी टैंक वेपन और 500 स्टिंगर एंटी टैंक एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम भी देने का ऐलान किया गया था। लेकिन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हथियारों का निर्यात करने वाला देश जर्मनी यूक्रेन के साथ कहां खड़ा है, ये इस वक्त दुनिया को दिखाई दे रहा है। वैसे भी वैश्विक स्तर पर यह माना जा रहा है कि जर्मनी यूक्रेन को हथियार नहीं देना चाहता। पोलैंड के राष्ट्रपति भी जर्मनी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा चुके हैं। जिन अत्याधुनिक जर्मन लेपर्ड टैंक को यूक्रेन को दिए गए सोवियत युग के 200 टैंकों से बदलने का वादा किया गया था, वो टैंक भी नहीं पहुंचे हैं। जर्मनी अपने वादे का सम्मान नहीं कर रहा है। अगर जर्मन सहयोगी टैंकों को बदलने में हमारी मदद करेंगे तो हम उनके आभारी होंगे। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब यूक्रेन को लेकर जर्मन चांसलर की भूमिका सवालों के घेरे में रही है। इससे पहले भी यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन की सदस्यता को लेकर जर्मन चांसलर ज़ेलेंस्की को बड़ा झटका दे चुके हैं। इस बीच बाल्टिक देशों में लिथुआनिया ने रूस के तेल के चुंगल से निकलने की तैयारी कर ली है, क्योंकि अमेरिका ने उसे एलएनजी देनी शुरू कर दी है। एलएनजी नेचुरल गैस होती है जिसका इस्तेमाल पेट्रोल और डीजल की तरह किया जा सकता है। लिथुआनिया ने रूस पर यूक्रेन में नरसंहार करने का आरोप लगाया। उसने रूस से तेल और गैस खरीदना भी बंद कर दिया है। स्काई न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में क्या डिटेल रिपोर्ट दी है, ये हम आपको इस वक्त बताते हैं। बाल्टिक सागर के पास का ये देश रूस के तेल के ब्लैकमेल से तंग आ चुका था। यही नहीं, दावा ये किया गया कि वो उसके चुंगल से निकलने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा था, जो यूक्रेन जंग के बाद तेज हो गई और आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि वो एलएनजी का इस्तेमाल करेगा जो उसकी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने वाली है। एलएनजी नेचुरल गैस होती है जिसे -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके लिक्विड में बदल दिया जाता है, जिसके बाद इसे पेट्रोल और डीजल की तरह इस्तेमाल करते हैं। यूरोप के देश एलएनजी समंदर के रास्ते मंगाने वाले हैं। ये गैस जहाजों से टैंकों में भरकर भेजी जाएगी और जब वो बंदरगाह पर पहुंच जाएगी तो उसे लिक्विड में बदलकर पाइपलाइन के जरिए यूरोप के देशों तक पहुंचाया जाएगा। माना तो ये जा रहा है कि इससे यूरोप के तेल संकट 90% तक कम हो सकते हैं। जलने के बाद एलएनजी से बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा, इसलिए कई देश इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका, कतर, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया यूरोप के एलएनजी देने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन की सेना का बड़ा हमला। इस वक्त एंटी टैंक मिसाइल से हमला। रूसी बीएमपी टैंक पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे रूसी बीएमपी टैंक तबाह होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। यूक्रेन की सेना का बड़ा हमला और बड़ा दावा भी। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं और ये है इस वक्त आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर एंटी टैंक मिसाइल। और एंटी टैंक मिसाइल से यह हमला बोला गया है किसके ऊपर? रूसी बीएमपी टैंक को तबाह किया गया है। तो यूक्रेन के पास जो पड़ोसी देशों से, उसके मददगार देशों से
जो सहायता पहुंचाई जा रही है उसी की बदौलत ये युद्ध इतना लंबा खिंचा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को अब 100 दिन पूरे होने वाले हैं। इन 100 दिनों में ज़ेलेंस्की और पुतिन ने क्या खोया, क्या पाया? ये जंग आखिर किस तरफ जा रही है? ये जंग और कितने दिन चलने वाली है? जंग का भविष्य आखिर क्या होने जा रहा है? इन तमाम सवालों पर हमने डिटेल रिसर्च की है। क्या है इन सवालों का जवाब? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। महीने से ज्यादा युद्ध बीत गया, लेकिन आखिर यूक्रेन का युद्ध जीत कौन रहा है, जेलेंस्की या पुतिन? युद्ध में किसका पलड़ा भारी है? आखिर ये युद्ध किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? युद्ध में किसको ज्यादा नुकसान हुआ? सवाल यह है कि अलेक्जेंडर डोनिकोव को यूक्रेन युद्ध की कमान सौंपने के बाद क्या अब रूस के लिए अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं या फिर नहीं? डॉनबॉस में अब पुतिन की आगे की रणनीति क्या है? सवाल यह है कि आखिर यह युद्ध अभी और कितना लंबा खींचने वाला है? क्या 100 दिनों के बाद यह युद्ध 100 दिन और खींच सकता है? सवाल यह है कि क्या रूस अपने सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सका? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब अपनी स्पेशल रिपोर्ट में तलाशने वाले हैं। जब पुतिन ने इस जंग को शुरू किया तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था क्राइमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ना, यानी क्राइमिया और रूस को जमीनी रास्ते से लिंक कर देना। दरअसल पुतिन ने क्राइमिया को 2014 में ही यूक्रेन से जीत लिया था, लेकिन क्राइमिया का रूस से कोई सीधा लिंक नहीं था। इसलिए पुतिन यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर पूरी तरह कब्जा जमाना चाहते हैं। अगर आज तक के युद्ध की समीक्षा की जाए तो ऐसा लगता है कि वो अपने इस मिशन में सफल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 100 दिनों के युद्ध में पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा करने में सफलता हासिल की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुतिन डॉनबॉस पर कब्जा बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि जेलेंस्की ने इन्हीं 100 दिनों के अंदर कीव और खार्किव में पुतिन की आर्मी को पीछे धकेला है। पूर्वी यूक्रेन यानी डॉनबॉस पर कब्जा बरकरार रख पाना क्या इतना आसान होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब जंग से ही मिलेगा। इन 100 दिनों को अगर देखा जाए तो अब तक जेलेंस्की की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? जेलेंस्की की सबसे बड़ी कामयाबी है ये तस्वीरें। कीव को जीतने के लिए पुतिन ने अपनी टैंकों की जो जबरदस्त आर्मी भेजी थी वो तो नेस्तनाबूद कर दी गई,
और इसके पीछे रोल था नेटो के द्वारा सप्लाई की गई उन स्ट्रिंगर और जेवलिन मिसाइलों का, जिन्होंने रूसी टैंकों के अजेय होने के मिथक को ध्वस्त कर दिया। लेकिन अगर हम इन बीते हुए 3 महीनों की बात करें तो जेलेंस्की के लिए सबसे बड़ा नुकसान क्या रहा? पुतिन की मिसाइलों ने यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मारियुपोल से लेकर खार्किव तक पुतिन ने अपनी मिसाइलों और बम बारूद से यूक्रेन को घुटनों पर ला दिया है। पुतिन के जंगी हथियारों ने यूक्रेन को कम से कम 10 साल पीछे धकेल दिया है। कीव के हवाई अड्डे तक रूसी बमबारी में तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन में युद्ध जीतने के लिए पुतिन ने स्टीम रोलर रणनीति अपनाई। स्टीम रोलर युद्ध नीति का मतलब है दुश्मन को भारी भरकम हथियारों से एकदम बुलडोज कर दो, यानी रौंद डालो। स्टीम रोलर पॉलिसी का मतलब है दुश्मन के किलों को जमीन पर गिराकर पूरी तरह खत्म कर देना। पुतिन ने 100 दिनों में भयंकर एग्रेशन दिखाया है, लेकिन पुतिन को इसका काफी ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा। अगर हम युद्ध में मौत का आंकड़ा देखें तो यूक्रेन के 23,300 से ज्यादा जवानों की मौत हुई है। ये रूस का दावा है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि अब तक 29,600 रूसी सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने दावा ये भी किया है कि रूस के 50,000 से ज्यादा सैनिक इस जंग में घायल हुए हैं। अगर ये सच है तो रूस को बहुत बड़ा नुकसान है। युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ है और रूस की आर्मी की मौतों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। जेलेंस्की सरकार ने कई बार प्रोपेगेंडा करने के लिए रूसी सैनिकों की लाशों का वीडियो दुनिया में रिलीज करवाया है। जबकि अगर हम संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों को माने तो अब तक इस युद्ध में 4,000 से ज्यादा यूक्रेन के आम नागरिक मारे गए हैं और यूक्रेन के 4,700 से ज्यादा लोग इस युद्ध में घायल हुए हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह भी है कि यूक्रेन का मुकाबला रूस से हो रहा है, जो ताकत में यूक्रेन से 10 गुने से ज्यादा बड़ा है। ऐसे में अगर यूक्रेन को रूस के मुकाबले नुकसान कम हुआ है तो ये कहा जा सकता है कि 100 दिनों के अंदर यूक्रेन के सैनिकों ने जंग ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ी। कीव से पीछे हटने के बाद पुतिन ने युद्ध की कमान अलेक्जेंडर डोर्निकोव को सौंपी थी, जिन्होंने सीरिया में भी बशर अल असद की तरफ से जंग लड़ी और जीत दिलाने में अहम योगदान दिया। डोर्निकोव ने डॉनबास के अंदर रूस की सेना की कमजोरियों का आकलन करके तेजी से सुधार किया है और रूस की सेना के संरचनात्मक ढांचे को भी काफी कुछ दुरुस्त करने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी बात ये कि डोर्निकोव को एक छोटे क्षेत्र पूर्वी यूक्रेन पर ही फोकस करने के लिए कहा गया है, ताकि वो अचूक रणनीति बना सकें। यहाँ ये भी समझना होगा कि आखिर इस वक्त डॉनबास की मौजूदा स्थिति क्या है। इस वक्त रूस की सेनाएं पूर्वी यूक्रेन में मौजूद हैं। सेवेरोडोनेत्स्क शहर को 3 तरफ से घेर लिया है। सेवेरोडोनेत्स्क को चौथी तरफ से घेरने की कोशिश जारी है। डोनेट्स्क नदी रूस की आर्मी के लिए रुकावट बन रही है। डोनेट्स्क नदी को पार करने की कोशिशों में रूस लगा हुआ है। डोनेट्स्क नदी के पश्चिमी तट पर रूस की 4 ब्रिगेड तैनात कर दी गई हैं। बिना इस नदी को पार किए
पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं किया जा सकता। कई बार रूस के सैनिकों ने ब्रिज बनाकर इस नदी को पार करने की कोशिश की है, लेकिन वो असफल रहे हैं, क्योंकि हर बार पुल को उड़ाकर यूक्रेन की आर्मी ने न सिर्फ रूस की सेना की रफ्तार रोकी, बल्कि उनकी एक पूरी ब्रिगेड को ही काफी नुकसान पहुंचाया है। इन 3 महीनों के दौरान यूक्रेन की आर्मी ने पुलों को तोड़कर भी रूसी सेना की रफ्तार को कम किया है। कीव के चारों तरफ मौजूद 300 पुल उड़ाकर यूक्रेन ने रूस को चौंका दिया था और अब डॉनबास में भी यूक्रेन इसी रणनीति पर काम कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन में निर्णायक जीत हासिल करने के लिए रूस की सेना को क्रामातोर्स्क पर कब्जा करना जरूरी है, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो डॉनबास के बाकी एरिया के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है। सवाल ये भी है कि अभी ये युद्ध कितने दिन और चलने वाला है। इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर यूक्रेन की तैयारी क्या है। जल्द ही यूक्रेन 4 लाख सैनिक पूर्वी यूक्रेन में उतारने वाला है। इसके लिए प्रशिक्षण देकर 6 लाख की आर्मी को रिजर्व में तैयार किया जा रहा है, यानी कुल 10 लाख की आर्मी जेलेंस्की पूर्वी यूक्रेन की जंग में उतारने वाले हैं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जेलेंस्की को $40 बिलियन की नई मदद दी है। जेलेंस्की को अब भी लगातार नेटो से हथियार मिल रहे हैं। इसके अलावा पुतिन की धमकियों का यूरोप के देशों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। रूस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके पास हथियारों का जखीरा लगातार कम हो रहा है, क्योंकि हथियारों का निर्माण करने के लिए कई देशों से कलपुर्जे और उपकरण लेने होते हैं और रूस की मजबूरी ये है कि कलपुर्जों का उत्पादन करने वाले कई देश ऐसे भी हैं जो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। ऐसे में अपने हथियारों के कारखानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुतिन को कूटनीति का सहारा लेना होगा, तभी रूस इस युद्ध को जीत के साथ खत्म कर पाएगा। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या पुतिन रूस की जनता को इस बात का जवाब दे पाएंगे कि उनके सैनिक यूक्रेन के अंदर मारे जा रहे हैं। दरअसल जेलेंस्की के लड़ाकों के लिए यूक्रेन उनका घर है। लोग अपने घर के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। जेलेंस्की के पास फौज की कोई कमी नहीं होने वाली है। लोग खुद वॉलंटियर करके जेलेंस्की का साथ दे सकते हैं, लेकिन रूस को ये जंग अपने फौजियों से ही लड़नी और जीतनी है। इन्हीं सवालों से ये तय होगा कि युद्ध असल में जीतेगा कौन, पुतिन या फिर जेलेंस्की। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के एक बुश मास्टर बख्तरबंद गाड़ी रूस के हमले में तबाह नजर आई। बताया गया कि यह हमला रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के लुहांस्क में किया, जिसकी पुष्टि यूक्रेन की सेना ने खुद की है। हालांकि इन बख्तरबंद गाड़ियों को बेहद घातक और ताकतवर माना जाता है, जिनका इस्तेमाल अफगानिस्तान और इराक युद्ध में अमेरिकी सेना ने किया था, क्योंकि 11 टन वजन वाली बुश मास्टर बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर 10 सैनिक जंग के मैदान में दुश्मन पर हमला बोल सकते हैं। यही नहीं, हथियारों से लैस इन गाड़ियों की मदद से दुश्मन पर बम भी दागे जा सकते हैं। साथ ही सैनिकों को लैंडमाइन से भी बचाती है और मशीन गन से दागी गई गोलियां भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। और एक बार तेल का टैंक फुल होने के बाद ये 3 दिन तक जंग के मैदान में मोर्चे पर डटी रह सकती है। यूक्रेन को जल्द से जल्द शिकस्त देने के लिए रूसी सेना ने एक बेहद खतरनाक ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। रूसी सेना की तरफ से इस ऑपरेशन को हंट टू किल नाम दिया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि रूस के इस ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन के शीर्ष नेताओं और अधिकारियों को मौत की नींद सुलाना है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की बड़ी साजिश। ज़ेलेंस्की के करीबियों पर पुतिन की नजर। जंग में फिर उतरा रूस का मौत वाला दस्ता। यूक्रेन में शुरू हुआ रूस का हंट टू किल मिशन।
यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले दिन ब दिन तेज होते जा रहे हैं। लगातार खिंच रही इस जंग से तिलमिलाए पुतिन अब किसी भी कीमत पर कीव पर कब्जे की जंग शुरू कर चुके हैं। इस जंग को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूसी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ मिशन हंट टू किल लॉन्च कर दिया है। इस मिशन का मकसद जल्द से जल्द यूक्रेन पर जीत हासिल करना है। मिशन के तहत यूक्रेन के शीर्ष नेता रूसी सेना के निशाने पर हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन के बड़े अधिकारियों को भी इस मिशन के तहत टारगेट पर रखा गया है। यानी रूसी सेना अब उन लोगों को अपने निशाने पर ले रही है जो इस जंग की रणनीति में शामिल हैं, जो लगातार यूक्रेन की सेना को कूटनीतिक तौर पर ताकत दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के इस मिशन हंट टू किल में ज़ेलेंस्की के कुछ बेहद करीबी नेताओं का नाम भी शामिल है। इन नेताओं को मौत की नींद सुलाने के लिए रूसी सेना ने अपने एलीट कमांडो को मैदानी जंग में उतार दिया है। रूसी सेना के कमांडो शहरी इलाकों में जंग में माहिर माने जाते हैं। दावा किया जाता है कि घात लगाकर हमला करने में इनका कोई सानी नहीं है। ये कमांडो केमिकल वॉर और बायोलॉजिकल वॉरफेयर में माहिर हैं। यही वजह है कि यूक्रेन ने खुफिया जानकारी के आधार पर राजधानी कीव और आसपास के शहरों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, शहर में आने जाने वाले हर शख्स की सघन तलाशी की जा रही है। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए यूक्रेनी एजेंट संदिग्ध लोगों की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन को आशंका है कि हंट टू किल मिशन में शामिल रूसी सेना के कमांडो किसी भी रूप में शहर में दाखिल होकर बड़े अधिकारियों को निशाना बना सकते हैं। दरअसल रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क जैसे शहर पर 95% कब्जा कर चुकी है, जबकि सिविरोडोनेत्स्क और लिसिचांस्क पर कब्जे की कोशिशों को भी रूस ने तेज कर दिया है। लेकिन यूक्रेन की सेना के जवाबी हमले रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। यही वजह है कि अब रूसी सेना यूक्रेन के नेताओं और अधिकारियों को मौत के घाट उतारकर ज़ेलेंस्की का मनोबल तोड़ना चाहती है, ताकि जो जंग लगातार खिंच रही है उस जंग को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके।